जय हिंद बच्चों, मेरा नाम आशीष कपलेश और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसी वीडियो जो कि हर उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसने कि सोच रखा है कि उसको अपने देश के लिए कुछ करना है। आज का जो मुद्दा है हमारा वो है एनडीए 2 के एग्जाम के लिए, जिसके लिए अब बचे हैं केवल 60 दिन। तो भाई इन 60 दिनों में कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, कैसे कैसे हमें अपनी तैयारी को करना है, कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमें कवर करने हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं कवर करूंगा। देखिए भाई, मैं जानता हूं क्योंकि समय अभी आप लोगों के पास कम है तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको पता भी होगी, वो ये होता है कि भाई कौन इसको कंडक्ट करा रहा है, किस तारीख को एग्जाम होता है, कैसा क्या होता है, सारी जानकारी यहां पे लिखी गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम की तो यहां पे यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो 2 बार होते हैं, एक बार एग्जाम हो चुका है अप्रैल में और अब एग्जाम आपका 3 सितंबर को फिर से होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसमें यही होता है कि सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद फिर आपके एसएसबी के जो है एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि आपको एक इंटेलिजेंट और एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जब आप रिटर्न टेस्ट देते हैं उस टाइम पे तो सिर्फ आपके एक सब्जेक्ट नॉलेज को चेक किया जाता है कि भाई ठीक है ये चीजें हमें आती है कि नहीं आती। इसके बाद एसएसबी जो कि आपकी पर्सनालिटी को, आपके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए ये कंडक्ट किया जाता है। 5 स्टेजेस में एसएसबी का एग्जाम होता है, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। भाई यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो एनडीए एग्जाम में सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं वो एक मैथमेटिक्स है जो कि एक मेजर पार्ट पे है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें कि बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर मैं मार्किंग की बात करूं यहाँ पे तो मार्क्स का जो स्कीम होता है वो ये है कि मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स का होता है जिसमें कि 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स ईच। ठीक है, तो जीएडी में जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें 600 मार्क्स का होता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने इसमें आ रहे हैं। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2.5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होता है जो कि कुल मिला के बनाता है अराउंड 300। इसके अलावा जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 मार्क्स का यहाँ पे स्कीम है कि 150 क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे जिनका ओवरऑल जो वेटेज रहेगा वो 600 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की करूं तो देखिए भाई ये सारी चीजें मैं ऐसा सोचता हूं कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता हो, बट नहीं पता तो भाई बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा, ये सारी चीजें देखते हुए चलिएगा। ठीक है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल होती है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग कुछ किस प्रकार से रहेगी कि अगर आपने मैथ्स में एक क्वेश्चन को गलत किया तो उसका 0.83 मार्क कट होता है। अगर वहीं पे जो नेगेटिव मार्किंग की बात करूं फॉर द जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि बनता है अराउंड 1.33 मार्क्स का कुछ। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें 2.5 घंटे का एक पेपर होता है यहाँ पे, कुल मिला के 5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटा मैथ्स के लिए, 2.5 घंटा जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंस कितना है यहाँ पे, क्योंकि एक अलग से पेपर उसके लिए हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहां पे वो जो चीजें हैं वो एक जनरल एबिलिटी टेस्ट में ही आ रही है, जिसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो आप देख रहे हो कि मैथमेटिक्स का पेपर अलग से होता है 2.5 घंटे का और 2.5 घंटे का पेपर जीएटी का होता है और ओवरऑल 5 घंटे का पेपर हमारे पास यहां पे देखने को मिलेगा। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगी। ठीक है, यहां पे इंग्लिश में आपके पास पेपर आएगा तो आप वो देख लीजिएगा एक बार, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट में वो कंसीडरेबल होते हैं ऑलरेडी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स के एग्जाम की बात करें सो टोटल मार्क्स इसके 300 बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 120 है। मैंने कहा था आप लोगों से कि 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.83 की है और जो एग्जाम का ड्यूरेशन है दैट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स का। ये सेम चीज एनडीए 1 में भी थी, एनडीए 2 में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पहला पेपर है, एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए काम की है, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप इसको कंसिडर कीजिए। इसके बाद अगर मैं दूसरे एग्जाम्स की बात करूं या सब्जेक्ट की बात करता हूं जहां पे जनरल एबिलिटी टेस्ट आता है तो उसमें मैंने आपसे कहा था 600 नंबर का टोटल मार्क्स होते हैं इसमें, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं वो 150 होते हैं। इंग्लिश सेक्शन इसी में ही आता है बेटा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग फील्ड इसमें है, जैसे कि इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, उसके बाद फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स इस जनरल एबिलिटी टेस्ट में ही कंसीडर किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो हर एक के लिए देखिए आप वेटेज यहां पे दे रहे हुए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश में कितने हैं 50, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि जनरल नॉलेज सेक्शन में आते हैं दैट विल बी 100, फिर
तो ये एक पूरा पैटर्न। अच्छा, जनरल नॉलेज सेक्शन जो है इसी में आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी आ गए। सो यहां पे इंग्लिश के लिए जो मार्क्स बन सकते हैं मैक्सिमम, दैट विल बी अराउंड 200 मार्क्स। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए ही कितने मार्क्स की कंसिडरेशन यहां पे की जा रही है, दैट विल बी ऑफ 200 मार्क्स। तो 50 क्वेश्चंस यहां पे आ रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग है दैट विल बी फ्रॉम दिस। ठीक है, यहां तक बढ़िया है। देखिए, आपको यहां से पता चल रहा होगा कि अगर 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के सेक्शन में है और जो मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर किया जा सकता है वो अगर 200 है, सो इट विल बी अराउंड 4 मार्क्स फॉर द सिंगल क्वेश्चन। एक सिंगल क्वेश्चन 4 नंबर का यहां पे बन सकता है। सेम चीज जनरल नॉलेज सेक्शन में भी कंसीडरेबल होगा कि 4 नंबर का सवाल आप लोगों के लिए एक बनेगा। अब आप देखिए तो 4 इंटू 5 जो कि अराउंड 200 बन रहा है, 4 इंटू 100 400 होता है। 400 प्लस 200 दैट विल बी 600 मार्क्स का ओवरऑल ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट हमारा ये पूछा जा रहा है। सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें भी मैं अभी आपको आगे चल के बताने वाला हूं। इवन मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे आप इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। सेम वही चीज होती है जनरल नॉलेज के लिए। अगर मैं बात करूं 400 नंबर का है, मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है दोनों सेक्शन में। इनकरेक्ट के लिए माइनस का 1.33 मार्क हो जाता है दोनों सेक्शन में, भले वो इंग्लिश का सेक्शन हो या फिर वो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन हो, दोनों में ऐसी चीज हो रही है। एग्जाम ड्यूरेशन दैट विल बी ऑफ अगेन 2.5 आवर्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक है, ये सारी चीजें आप प्लीज कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा अब सब्जेक्ट क्या, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। तो भाई यहां पे अगर मैं एक आइडिया आप लोगों को दूं तो आपको पता चलेगा कि भाई कैलकुलस से अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अराउंड 20 to 15 क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जा रहे हैं। ये पूरा पार्ट मैथमेटिक्स का है, ऐसे मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आइडिया दे दूंगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें 10 क्वेश्चंस अराउंड यहां पे पूछे जा रहे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से अराउंड 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से 30 क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 to 15 क्वेश्चंस की एक संभावना हमारे सामने आती है, जिसमें कि हाँ ऐसा है कि भाई इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक रेंज बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कभी भी कोई चीज फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने बोल दिया भैया 22 क्वेश्चन आएंगे तो 22 क्वेश्चन ही आने हैं। वो रेंज है कि अभी वो 22 हो सकता है, कभी 23 हो सकता है, कभी वो 25 या फिर कभी वो 20 क्वेश्चंस पे भी टिक सकता है आके। तो इसकी एक रेंज है, तो एग्जैक्टली तो हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक रेंज में क्वेश्चन आता है। तो मैथमेटिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे जो काउंट ऑफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो काउंट है वो हमें पता चल रहा है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। इंग्लिश की बात करें, क्योंकि देखिए एक आपका मैथमेटिक्स का पेपर हो गया अलग से, एक आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, उस जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी एक आता है इंग्लिश। उसकी बात करूं तो इंग्लिश में यहां पे देखिए सुनो, जो क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो कैंडिडेट को अंडरस्टैंड समझ सके उस चीज को। ठीक है, इंग्लिश के बारे में वो जानकारी ले सके। देखो हमें वैसा नहीं करना है बिल्कुल भी, बट इतना एटलीस्ट वो कर चाहते हैं कि आप इतने बनिए कि आपको अंग्रेजी का, इंग्लिश का ज्ञान हो कि हाँ भाई ये चीज है, ऐसा होता है, वो हमें पता होना चाहिए। भाई स्पॉटिंग एरर्स 5 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा सकते हैं, जिसका जो नंबर ऑफ मार्किंग रहता है 20 होता है। मैंने कोशिश की है कि सारी चीजों को ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखा दूं, जिससे कि आप लोगों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी चीजें समझने में। आप भी डायरेक्टली समझेंगे कि हाँ यार ये कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है और कितना सिंपल है ये सब चीजें, वो आपको क्लैरिफाई मिले। कॉम्प्रिहेंशन 6 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो 24 मार्क्स का। आप देख रहे हो 4 मार्क्स का ही यहां पे एक एक क्वेश्चन बन रहा है। 5 4s are 20 होता है, 6 4s are 24 होता है, तो 4 नंबर के सवाल बन रहे हैं पे। सेलेक्टिंग वर्ड्स 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 40 नंबर यहां से बनने की संभावना रहती है। ऑर्डरिंग द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, भाई एक सेंटेंस में वर्ड्स को अरेंज करना है, वो भी आप कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहां पे 9 आते हैं। 4 नंबर का हिसाब लगाएं तो 36 क्वेश्चन जो मार्क्स है यहां पे हम इंग्लिश में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की भी बात करें, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, तो आप ऑन एन एवरेज अगर इन सब का एडिशन भी करते हो तो यू विल फाइंड कि यहां पे जो मैथमेटिक्स के 200 नंबर की बातें हो रही थी वो सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो मैथमेटिक्स की जो भी बातें होती है वो सेटिस्फाइड होती है। एक रेंज यहां पे हमें पता चलता है कि यार इतने क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, जिसके हिसाब से जो उसकी मार्किंग है वो हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि 40 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, है ना, पर्यायवाची और ये सारी चीजें जो होती है ये सारी यहां पे पूछी जाती है। सो ओवरऑल 200 नंबर का मार्क्स जो कि हम डिफाइन करते ही हैं ऑलरेडी कि हाँ भाई इतना वर्थ है इसका। ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं आ रही होगी। सिंपल देखो मैंने कोशिश की है कि अगेन बार बार यही कहूंगा,
टेबुलर फॉर्मेट में इसको मैंने रखा है जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना है। आपको बस एक चीज जो मैं हमेशा कहूंगा कि आप प्लीज एक बार अपने प्रीवियस पेपर्स को जरूर देखिए। प्रीवियस पेपर देखने से फायदा यह मिल रहा है कि आपको बस इतना पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। हालांकि जो एक पूरा प्लानर है जो कि मैं कह सकता हूं कि जो कि हमने भी ऑब्जर्व किया है कि लास्ट कुछ समय में किस टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो मैंने पूरा यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो कौन सा टॉपिक है जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसका वेटेज ज्यादा है। तो आप अपने प्रीवियस पेपर्स उठाइए, प्रीवियस पेपर ना भी उठाएं तो मैं आपको बता रहा हूं, एक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिससे कि यह पता चलता है कि लास्ट टाइम से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कि मैं यहां पे बात करूं, सिलेक्टिंग वर्ड से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि भाई इस पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मुझे पता चलता है कि भाई कैलकुलस पार्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम पहले तो ये समझें कि वो कौन सा चैप्टर है जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए भाई, आपका एनडीए का एग्जाम हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्ट्रेटेजी में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको यह तो पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज ज्यादा हो। अब अलग अलग एग्जाम्स क्या है, क्योंकि वो डिमांड उनकी अलग अलग होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप हमें जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट कीजिए, आप अगर ये एग्जाम देना चाहते हो तो आपको न्यूमेरिकली पार्ट पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्स के एक्सपेक्टेशंस न्यूमेरिकल को लेके इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो थ्योरेटिकल पार्ट पे भी डील करते हैं। तो वो सारी चीजें आगे चल के मैं क्लियर करूंगा, तो ऐसा परेशान मत हो जाना, ठीक है। ये सारी बातें समझते हैं हम लोग, समझदार हैं। इसके अलावा बेटा जनरल नॉलेज के लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो इसमें कंसीडर होते हैं। फिजिक्स के अराउंड 23 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस, ये जनरल साइंस से 11, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट। देखो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अपने, क्योंकि देखो देश की सेवा करने जा रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए अपने देश की हिस्ट्री क्या है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मूवमेंट्स थे ऐसे जो चलाए गए थे, वो सब कुछ आपको जानकारी में होना चाहिए। इसीलिए ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे कंसीडर होता है। 16 क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हो यहाँ पे। ज्योग्राफी से आप 17 क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं, और करंट इवन जो कि करंट अफेयर्स के जो होते हैं वो 17 क्वेश्चंस यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अराउंड 100 नंबर का 100 क्वेश्चन जो है यहाँ से ओवरऑल पूछे जा सकते हैं, जिनका जो नंबर ऑफ मार्किंग है दैट विल बी 400। तो जनरल एबिलिटी में भी आप देखिए तो 2 पार्ट है, एक है इंग्लिश का और एक है जनरल नॉलेज का। सो पूरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं यहां पे मेरे बच्चे, तो पूरे सब्जेक्ट को अगर हमने यहां पे क्लैरिफाई किया है, सो एनडीए में हमारे पास 2 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहला सब्जेक्ट तो हमारा मैथमेटिक्स का है और दूसरा जो है हमारे पास जनरल एबिलिटी टेस्ट का है। इसमें भी हमें 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। एक देखने को मिल रहा है इंग्लिश का, जिसमें कि अराउंड 50 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, और इनका जो वेटेज होता है दैट विल बी अराउंड 400 मार्क्स का, ठीक है, 400 नहीं 200 मार्क्स का। इसके अलावा जो एक जनरल नॉलेज वाला पार्ट था जिसमें कि फर्दर सब्जेक्ट्स आ रहे थे, वो उसमें जो है कुल मिला के 100 क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट से मिला के 100 क्वेश्चंस की उम्मीद की जा सकती है। और अगर मैं इसको देखूं तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 400 मार्क्स का जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो यहां से रखा जाता है। अब अगर आप 200 मार्क्स प्लस 400 मार्क्स करते हो तो आंसर विल बी योर 600 मार्क्स। तो ओवरऑल जीएटी से आपको 600 मार्क्स और मैथमेटिक्स से अकेले से 300 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। अब देखो भाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमने कभी भी ये चीज नहीं बोली कि पूरा पूरा करके आओ तुम लोग। हम कभी थोड़ी बोलते कि यार देखो अगर आपका ये पोटेंशियल है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, और अगर आपका इतना पोटेंशियल है कि आप पूरे क्वेश्चन सही सॉल्व करके आ रहे हो ना, क्योंकि बेटा जब भी बात होती है नेगेटिव मार्किंग की तो यहां पे आपको होना है अवेयर, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस में आते हैं, टिक लगा के आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो गलत हुआ ना बेटा, नंबर कट जाएंगे इसके। तो आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें इस चीज में। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डाइसी या फिर डाउट में लग रहा है, प्लीज उस क्वेश्चन को अभी छोड़ दें, ठीक है। अभी मतलब एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो एग्जाम के दौरान अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा डाउट है यार,
ये कैसे हो सकता है यार, मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है यार, ऐसा होता था शायद, वैसा होता था। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस रहे हो, फिलहाल के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उससे मत छूना। जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है, जिस क्वेश्चन में लगता है कि नहीं भाई ये तो मैं कर सकता है, मेरे को आता है, वही क्वेश्चन आपको छूना है, उसी पे आपको एफर्ट्स डालने हैं बेटा। तो मैं बार बार यही कहूंगा, ऐसा कोई रूल हमने कभी नहीं बनाया कि आप इसमें से पूरे के पूरे ही स्कोर करके आ जाइए। इट डिपेंड्स ऑन बेटा, इट डिपेंड्स ऑन कि आप यहां पे कितने क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप अच्छा स्कोर करोगे, डेफिनेटली आपको पोस्टिंग मिल ही जाएगी उस हिसाब से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या है वो मैंने आपको यहां पे बताया है, ठीक है। इसके अलावा बेटा चलो इसको रहने देता हूं ऐसे ही। इसके अलावा अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के सिलेबस की बात करूं, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं भाई, तो मुझे थोड़ा सा लगाव है फिजिक्स से, है ना। तो मैं आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं कि भाई फिजिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो स्पेशली थोड़ा सा फिजिक्स पे अगर हम फोकस करें, मैं आपको यहां पे इस पे थोड़ा सा फोकस कराना चाहूंगा कि आई मीन मेरा सब्जेक्ट है तो यार ठीक है, चर्चा तो बनती है इस पे। अराउंड 22 टू 25 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द फिजिक्स ओनली। अब यहां पे जो सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो टॉपिक्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पे आप कहीं ना कहीं यंग्स मॉड्यूलस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बातें करते हैं। ये चीजें फिजिक्स में आती है, आपने पढ़ा हो। मास के बारे में तुम तो जानते ही होंगे। देखिए भाई, मास के बारे में तो क्या ही कहना, एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जब से हमने साइंस को पढ़ा है ना, तब से हम सीखते आ रहे हैं। इसके अलावा वेट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी की चर्चाएं होती है यहाँ पे। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, भाई यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वगैरह सब कुछ आता है। साउंड वेव्स की बातें हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां पे कहीं ना कहीं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बातें भी कर रहा है। एसएचएम फिजिक्स में भैया एक चैप्टर है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसकी बातें भी कर रहा है। सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वही सारी चीजें कवर हो जाएगी। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये देखिए भाई क्या होता है, न्यूटन ने बोला था लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, तो वो सीधा 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 चलता है, उसके बारे में समझेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, भैया ये चीज ऐसी है जो क्लास 10th में भी पढ़ी है हम लोगों ने। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब जानकारी हमारे पास पहले से है। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि वो पूछ सकता है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बैरोमीटर, प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमें ये चीजें हेल्प करती है बेटा, है ना। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मैकेनिक्स का पार्ट है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, ये सब बताएगा। आगे देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड भी है, तो ऐसा घबराने का बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही ये सारी बातें आती है। वेलोसिटी के बारे में जानकारी चाहिए, एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में ही देखने को मिल जाती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ न्यूटन अंकल के हमारे पास आए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि हमने क्लास 9th में भी शायद पढ़े हैं। मैंने तो पढ़े भाई, तुम्हारा पता नहीं है ना। इसके अलावा फोर्स और मोमेंटम के बारे में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ एडिशन जो है उसके बारे में, है ना, ये सारी चीजें। स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ये सारी बातें। ह्यूमन आई क्लास 10th में भी पढ़ा है इसके बारे में। नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिज्म के बारे में क्लास 10th में भी थोड़ी आइडिया था, और 12th में तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे इनकी चीजों को। देखो ये वो टॉपिक्स है बेटा जो कुछ 11th में है, कुछ 12th में है, तो हमारा सिलेबस घूम फिर के 11th 12th में ही बन रहा है। आप देखोगे कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से है ना, सारे टॉपिक्स वही है जो कि कहीं ना कहीं घूम फिर के 11th 12th में ही है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट क्लास 12th का टॉपिक है। अर्थ एज द मैग्नेट, ये भी क्लास 12th में ही है। स्टैटिक एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th। कंडक्टर्स एंड द नॉन कंडक्टर्स क्लास 12th अगेन। तो कहीं ना कहीं जो चीजें घूम रही हैं वो सिर्फ क्लास 11th और 12th में ही है, तो आपका सिलेबस तो सिर्फ 11th 12th पे बेस्ड ही है। अब रही बात कि सर क्या यहां पे जो लेवल रहेगा वो ज्यादा होगा, तो आते हैं वहां पे भी। ये सारे टॉपिक्स फिजिक्स के हैं जो मैं कवर करवा रहा हूं बेटा। स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज क्लास 11th का पार्ट है। ग्रेविटेशन क्लास 11th का पार्ट है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, वर्क के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये वर्क पावर एनर्जी में आप देखने को मिलते हैं ये चीज आपको। पावर एंड एनर्जी क्लास 11th। इफेक्ट ऑफ हीट क्लास 11th। मेजरमेंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द हीट। देखो यहां पे
हीट को कैसे मेजर किया जा सकता है, फिर अलग अलग यूनिट्स होती है हीट की, वो सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं, टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट्स होती है, वो सब आता है इसमें। ओम्स लॉ पढ़ा है क्लास 10 में, V = IR वाला। इसके अलावा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्लास 12 का पार्ट है, हीटिंग लाइटिंग एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 12, मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर क्लास 12, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेल क्लास 12, एक्सरे मॉडर्न फिजिक्स आ गई भैया। तो यहां से चीजें आपकी मॉडर्न फिजिक्स की ओर बढ़ना शुरू होती है। अब भैया आपसे देखेंगे तो ये कहानी मॉडर्न फिजिक्स के लिए चलती है भाई। इसमें से भी अगर आपको लगता है कुछ नोट कर लो सर, एक बार सिलेबस में है ना, तो नोट कर सकते हो। चलिए भाई, एनीवेज सो ये सारी चीजें कवर हो गई है। इसके बाद यहां तक की चीजें तो अपनी कंप्लीट हुई। अब जो बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं कि सर क्या जो एग्जाम होगा उसका लेवल कैसा रहेगा, मतलब बहुत टफ होगा क्या या बहुत इजी होगा। तो देखिए भाई, क्योंकि मैथ्स का पेपर अलग हो रहा है, अमाउंट ऑफ द क्वेश्चंस या जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कंपैरेटिवली कम है। 200 नंबर का पेपर है भाई, सोच के देखो, 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, तो अब इसमें 300 नंबर का जो पेपर है, तो इसमें जो है 120 क्वेश्चन है। तो पहली चीज आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जा रहे अभी। अगर आपने कभी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सुना हो, जेई के एग्जाम्स अगर आपने सुने हो, तो यार ये जेई के एग्जाम से थोड़ा सा कम है। ऐसा मत सोचना कि सर क्या ये सच में जेई, क्योंकि हमने सुना है ये चीज हमेशा कि जेई का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जेई का लेवल बहुत ज्यादा। तो क्या हमारे एनडीए का जो एग्जाम होता है, क्या ये भी उसी लेवल पे है कि उससे और ऊपर है या उससे थोड़ा सा नीचे है? तो मैं आपको कहूं कि बेटा आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना इस चीज में। अगर कोई सोचता है कि जेई का लेवल इजी है सर, तो उसके लिए तो भैया ये बहुत आसान है सब कुछ। सो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द जेई लेवल ये थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए रहता है कि देखो सिलेबस अपना सेम है, बस हमें उस लेवल पे नहीं, बस हमें इतनी चीजें कवर करनी है कि हाँ हमें हर टॉपिक पता हो यहाँ पे कि क्या है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा जाता है आप लोगों से, क्वेश्चंस आपसे कंपैरेटिवली इजी ही पूछे जाते हैं। देखिए भाई, उनको बस इतना चाहिए कि आप लोगों के पास इस सब्जेक्ट एक नॉलेज हो। वो थोड़ी चाहते कि तुम लोग भाई यहां पे फिजिसिस्ट बनो जाके, आगे नहीं जाते ना, उनका एम कुछ और है, आपका एम कुछ और है। आपको साइंटिस्ट थोड़ी बनना आगे जाके, बट इतना जरूर है कि हाँ आपको ये नॉलेज हो कि यार ये क्या चीज है। कल को कहीं बात आ जाए कि पावर क्या है, एनर्जी क्या है, तो पता होना चाहिए हमें। कल को कोई बोलते व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, हमें पता होना चाहिए। एक्सरे के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये चीजें एक बेसिक नॉलेज में आती है जो कि हमें हर जो बच्चा जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए जरूरी है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर इन सब की क्या जरूरत पड़ेगी, हमें तो ट्रेनिंग करा दो सीधा, हम तो देश के लिए लड़ेंगे, ये सब आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेसिक नॉलेज भी जरूरी है बेटा। तो वही चीज बोल रहा हूं मैं बार बार कि ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बातें आएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब जेई में भी और भी दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो क्या उनसे लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा? तो हाँ, उनसे तो थोड़ा सा कम रहेगा, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा यहां पे। तो आप बस कोशिश कीजिए कि जो भी चैप्टर या फिर जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है ना, वो एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। उसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपके लिए कभी भी कोई डिफिकल्टी ना आए उस चीज को समझने में, उसका आंसर देने में। क्वेश्चंस क्योंकि आपसे बहुत टफ नहीं पूछे जा रहे, बस आपको अगर इसका नॉलेज है तो आप उनके आंसर्स कर सकते हो बेटा। इसके अलावा रिवीजन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सिलेबस हमारे पास है ज्यादा। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई एक चीज पढ़ी तो दूसरी चीज भूल गए, दूसरी चीज पढ़ी तो तीसरी चीज भूल गए, ये चीजें नहीं हो। तो रिवीजन जरूरी होता है, क्वेश्चंस थोड़े बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल तो मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा मैटर करते हैं। फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स है वो आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया, इंग्लिश का सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट आपको बताया। बाकी इनके अलावा भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता चलेगी अगर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको उठा के देख रहे हैं। तो आपको ये आइडिया होगा कि भाई कौन से चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उसका एक पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से चीजें पूछी जा रही है। ये आपको डेफिनेटली बेटा बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो भाई मैंने जैसा कि आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो भाई ठीक है, आज के लिए बस इतनी ही बातें रखते हैं।
और उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने जानकारी आप लोगों को दी है वो आपको बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी, आपके काम की रही होगी। इसके अलावा आपके एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी अपडेट हमारे पास आएंगे तो आपको सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे अपडेट्स, ठीक है। उसके लिए बस इतना सा करना होगा कि आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास समय पे आ सके। तो बस ओवरऑल जो चीजें हैं भाई उन्हीं पे फोकस कीजिए और ज्यादा परेशान मत होइए। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप एक बार प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा, इससे आइडिया मिलने वाला है कि आपके एग्जाम में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूरी है, सब्जेक्ट नॉलेज हमें कंप्लीट चाहिए। लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा, पहले भी बोल रहा हूं, आज फिर से बोल रहा हूं, लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा, आपके लिए इतना रहेगा कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। बस ये है कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों पे फोकस कीजिए। बाकी कंप्लीट पेपर सॉल्व करने के लिए हमने कभी नहीं बोला है, कभी ऐसा नहीं कहा है कि भाई आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है डाइसी है, प्लीज उसको छोड़ देना फिलहाल, ठीक है। चलिए भाई, इतनी ही बातें रखते हैं आज के लिए, बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।